हमारी वीडियो की सीरीज चल रही है जिसमें हम प्रेगनेंसी के दौरान किडनी इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। एपिसोड 1 में हमने डिस्कस किया नॉर्मल फिजियोलॉजिक चेंजेस क्या होती हैं और उसके बाद अगर प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन में प्रोटीन हो, ब्लड हो या इन्फेक्शन हो तो उसकी क्या इंडिकेशंस हैं, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। दूसरी एपिसोड में हमने प्योरली डिस्कस किया कि हाई ब्लड प्रेशर का प्रेगनेंसी में क्या ताल्लुक है और वो किस तरह प्रेगनेंसी को ख़राब कर सकता है और कैसे उसकी मैनेजमेंट करनी चाहिए। आज तीसरी एपिसोड में हम ये इशू डिस्कस करेंगे कि अगर किसी पेशेंट को पहले ही किडनी डिजीज़ है और वो प्रेग्नेंट हो जाए तो उस प्रेगनेंसी के क्या आउटकम्स होंगे या उसकी प्रेगनेंसी किस तरह किडनी डिजीज़ पर अफेक्ट करेगी। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़िका फ्रॉम एक्सपर्ट काउंसलर क्लिनिक ऑफ लाहौर अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर। इवन दो के यंग एज में किडनी डिजीज़ इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी रफ स्टैट्स के मुताबिक तकरीबन 6 से 9% ख़वातीन जो हैं प्रेगनेंसी से पहले किडनी डिजीज़ में किसी न किसी शक्ल में मुब्तला होती हैं। अब प्रेगनेंसी इट्सेल्फ क्योंकि एक बड़ा स्ट्रेस है, इसकी वजह से प्रेग्नेंट फीमेल की बॉडी में बेतहाशा चेंजेस होती हैं, जैसा कि हमने इस सीरीज़ की पहले एपिसोड में डिस्कस किया। तो ये स्ट्रेसेस डेफिनेटली किडनी को कुछ ना कुछ ज़रूर अफेक्ट करते हैं। तो आए इन इश्यूज़ को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कि ये कौन सी चीज़ प्रेडिक्ट करती है कि पेशेंट की प्रेगनेंसी के दौरान किडनी डिजीज़ वर्स होगी, तो वो डिपेंड करता है कि इशू है क्या। देखा गया है कि अगर हाई ब्लड प्रेशर हो तो वो भी प्रेगनेंसी के दौरान वर्स होता है, स्पेशली अगर आपका ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के स्टार्ट होने से पहले ही 140 से ऊपर रहता है। इसी तरह अगर आपको पहले ही प्रोटीन यूरिया है तो इसके भी चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन यूरिया वर्स हो सकता है या ये प्रोटीन यूरिया प्रेगनेंसी को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है, प्रेगनेंसी में इंटरप्शन कर सकता है। प्रोटीन यूरिया जो कि ज़्यादातर रिसर्च ने शो किया है कि प्रेगनेंसी की खराबी की तरफ लेके जा सकता है, वो है 1 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन पर 24 आवर्स। तीसरी चीज़ है कि आपकी किडनी डिजीज़ कितनी बुरी है। अगर आपकी क्रिएटिनिन प्रेगनेंसी के स्टार्ट होने से पहले ही 1.4 से ऊपर है या आप स्टेज 3 to 4 किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं तो तकरीबन 50% चांसेस हैं कि ये फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान डायलिसिस पर जा सकती है। अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बड़ी माइल्ड है, स्टेज 2 है, अर्ली स्टेज 3 है और कोई प्रोटीन यूरिया नहीं है और पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी बड़ा अच्छा कंट्रोल है तो प्रेगनेंसी बाज़ औक़ात क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को डिस्टर्ब किए बगैर बड़े आराम से मुकम्मल हो सकती है। इसी सिलसिले में चौथी एक बड़ी ही मिसडायग्नोज कंडीशन होती है सुपर इम्पोज्ड प्रीक्लैम्सिया, यानी कि पेशेंट को प्रेगनेंसी के पहले हाई ब्लड प्रेशर तो था ही, अब वो कैसे डायग्नोज करेगा कि उसको प्रीक्लैम्सिया हो गया है। क्योंकि अगर पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी है, उसकी क्रिएटिनिन भी एलिवेटेड है, उसका ब्लड प्रेशर भी हाई है, थोड़ा बहुत प्रोटीन यूरिया भी आता है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके हम प्री एक्लैम्प्सिया डायग्नोस करते हैं। जैसा कि आपने इस सीरीज़ की पहले एपिसोड में मुझे सुना होगा कि ब्लड प्रेशर 140 और 90 से ज़्यादा है, यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, किडनी का नंबर यानी कि क्रिएटिनिन का नंबर ऊपर है, या दूसरी चीज़ें जैसे कि लिवर एंजाइम्स ऊपर चले गए हैं, प्लेटलेट काउंट नीचे आ गया है, हेमोलिसिस हो रही है, अनीमिया हो रहा है, या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं जैसे कि बॉडी के रिफ्लेक्स हाइपर हो चुके हैं। तो प्रेग्नेंट पेशेंट जिसको पहले ही क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है उसमें प्री क्लैम्प्सिया डायग्नोज सिर्फ किया जा सकता है इन दूसरी चीज़ों की बेसिस पे, यानी कि आपके लिवर एंजाइम्स एलिवेटेड हो गए हैं या आपके प्लेटलेट्स नीचे आ गए हैं या हेमोलिसिस और अनीमिया हो गया है, और इसी तरह अगर आपके रिफ्लेक्सेस ज़्यादा हो गए हैं। क्योंकि जो दूसरा और पहला क्राइटेरिया का पार्ट है हाई ब्लड प्रेशर, प्रोटीन यूरिया या एलिवेटेड क्रिएटिनिन, वो तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट का पहले ही है, तो वो प्री क्लैम्प्सिया में हेल्प नहीं करता। और अगर ये दूसरे हिस्से की चीज़ें इस पेशेंट में आ जाएं तो इसको हम कहते हैं सुपर इम्पोज्ड प्री क्लैम्प्सिया, जिसके अगेन बहुत ही बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हैं और इसकी मैक्सिमम जितनी प्रिवेंशन हो सके करनी चाहिए, और इसकी प्रिवेंशन होती है किडनी डिजीज़ की अच्छी मैनेजमेंट प्रेगनेंसी के दौरान। अब डिस्कस करते हैं कुछ कन्फ्यूजन्स या मिसकंसेप्शंस जो कि एमेच्योर डॉक्टर्स प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट को करवा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉल्यूम असेसमेंट है, तो प्रेगनेंसी में वॉल्यूम असेसमेंट
उस तरह नहीं की जा सकती क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की जिस तरह के एक नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन के पेशेंट की जा सकती है। क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको पता है कि पहले ही हम ज़्यादा वॉल्यूम स्टेट में होते हैं, फ्लूइड या बॉडी का प्लाज्मा या ब्लड पहले ही ज़्यादा मिकदार में होता है, पाँव में थोड़ी बहुत स्वेलिंग पहले ही होती है, इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल में पीडल एडीमा या पाँव की स्वेलिंग की बजाय कुछ डिफरेंट क्राइटेरियाज यूज़ किए जाते हैं वॉल्यूम असेसमेंट के लिए। इसी तरह एक बड़ी मिथ है कि डिफरेंट किस्म की क्रॉनिक डिजीज़ डिफरेंट तरीके से वर्स हो सकती हैं। हालांकि रिसर्च ने यह साबित किया है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ किसी भी कॉज की वजह से हो वो मैटर नहीं करता प्रेगनेंसी के दौरान वर्स होने पर, बल्कि ये चीज़ मैटर करती है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ इटसेल्फ कितनी वर्स है। फॉर एग्जांपल, अगर IgA नेफ्रोपैथी का पेशेंट है या डायबिटिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट है, इन दोनों की किडनी डिजीज़ एक ही तरह का बिहेव करेगी अगर उनका नंबर तकरीबन एक जैसा है। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन होती है लूपस नेफ्राइटिस, जो कि बाज़ औक़ात देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान फ्लेयर अप कर सकता है और ज़्यादा सीवियर हो सकता है। इसके अलावा बाकी जितने काजेज़ हैं किडनी डिजीज़ के, रिसर्च के मुताबिक कोई ख़ास डेटा नहीं है हमारे पास जो शो करे कि एक किडनी डिजीज़ ज़्यादा बुरा बिहेव करती है प्रेगनेंसी के दौरान कंपेयर टू दूसरी किडनी डिजीज़ के। वो प्रेग्नेंट फीमेल्स जिनको पहले ही क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, उनकी फीटल असेसमेंट यानी कि बच्चे की नशोनुमा और ग्रोथ की जो असेसमेंट होती है अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, वो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली की जाती है। क्योंकि अगर किसी किस्म की इंटरप्शन नज़र आए, कोई प्रॉब्लम देखने को मिले, तो उसकी फ़ौरन एवेल्युएशन की जा सके और मैनेजमेंट की जा सके। एक और बड़ा अहम क्वेश्चन क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की जो फीमेल पेशेंट होती हैं जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनमें ये होता है कि बायोप्सी की जा सकती है कि नहीं। तो प्रेगनेंसी के दौरान बायोप्सी को हर हद तक अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से किडनी का फंक्शन वर्स होता जा रहा है, प्रोटीन यूरिया बढ़ता जा रहा है, या आपको लग रहा है कि इस किडनी डिजीज़ की हमें समझ नहीं आ रही, तो इस सिचुएशन में प्रेगनेंसी के दौरान डेफिनेटली किडनी बायोप्सी की जा सकती है, लेकिन वो बड़े ट्रेंड पर्सन से करवानी चाहिए जो कि इस काम में एक्सपीरियंस है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का डिलीवरी के टाइम पर कोई असर होता है? डायरेक्टली नहीं, लेकिन अगर किडनी डिजीज़ प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ रही है तो वही सारी इंडिकेशंस जो हमने प्री क्लैम्पसिया में डिलीवरी की डिस्कस की थी वही सारी यहाँ पर भी एम्प्लॉय होंगी। यानी कि बच्चे की ग्रोथ रुक गई है या खराबी की तरफ जा रही है, क्रिएटिनिन का नंबर ऊपर जा रहा है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, या माँ को सीजर्स या मिर्गी के दौरे शुरू हो गए हैं। वही सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि किसी भी सिचुएशन में डिलीवरी की वजह बन सकते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें इस पेशेंट में हों तो हम डिलीवरी करेंगे। अगर पेशेंट का किडनी फंक्शन, ब्लड प्रेशर, प्रोटीन यूरिया सब कुछ नॉर्मल रहता है तो डिलीवरी के टाइमिंग में कोई फ़र्क नहीं आता। प्रेग्नेंट या हामिल खवातीन में डायलिसिस किया जा सकता है या स्टार्ट किया जा सकता है। तो प्रेग्नेंट खवातीन में डायलिसिस नए सिरे से स्टार्ट भी किया जा सकता है अगर ज़रूरत पड़े, और अगर वो पेशेंट पहले ही डायलिसिस पर है तो उसमें डायलिसिस की मिकदार को बढ़ाया जाता है। नॉर्मली वेस्टर्न वर्ल्ड में एक जनरल पॉपुलेशन के पेशेंट का डायलिसिस होता है हफ्ते में 3 दफ़ा 4 घंटे के लिए, यानी कि पूरे 12 घंटे एक हफ्ते में। प्रेग्नेंट फीमेल के लिए डायलिसिस की रिकमेंडेड मिकदार है 20 घंटे हर हफ्ते में, और इसके लिए कुछ टारगेट भी डिटरमिन किए गए हैं, यानी कि आपकी जो BUN है वो 40 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। अब जब डायलिसिस इतना ज़्यादा किया जाता है, 20 घंटे हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा डायलिसिस है, तो इसकी वजह से कुछ चीज़ें जो नॉर्मल डायलिसिस के पेशेंट में ज़्यादा होती हैं वो प्रेग्नेंट फीमेल में कम हो सकती हैं, और इसमें सबसे टॉप पे है फास्फोरस। फास्फोरस नॉर्मल 12 घंटे पर हफ्ते वाले डायलिसिस में बॉडी से इतना ज़्यादा नहीं निकलता, लेकिन जब आप 20 घंटे डायलिसिस करते हैं तो फास्फोरस की कमी हो सकती है। तो प्रेग्नेंट फीमेल में डायलिसिस के दौरान जब डायलिसिस इतना ज़्यादा किया जाता है तो फास्फोरस, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, इनको ज़्यादा रेगुलरली और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मॉनिटर किया जाता है, और अगर इनमें से किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो उसको रिप्लेस किया जाता है। बाज़ मुल्कों में प्रेगनेंसी के दौरान
या अगर पेशेंट प्रेग्नेंट होने से पहले ही पेरिटोनियल डायलिसिस पे है तो पेरिटोनियल डायलिसिस को ही कंटिन्यू किया जाता है। लेकिन ज़्यादा नेफ्रोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हीमोडायलिसिस पर कन्वर्ट कर जाना चाहिए ताकि डायलिसिस की अच्छी मकदार प्रोवाइड की जा सके, उसको क्लोजली मॉनिटर किया जा सके। लेकिन जो ममालिक पेरिटोनियल डायलिसिस को प्रेफर करते हैं वहाँ पे उनके प्रेग्नेंट फीमेल पर पेरिटोनियल डायलिसिस के साथ भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और वो प्रेगनेंसी के दौरान भी पेरिटोनियल डायलिसिस को ही मेंटेन करते हैं। ज़्यादातर गाइडलाइंस और नेफ्रोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को अपनी प्रेगनेंसी ट्रांसप्लांट के साल या 2 साल बाद तक होल्ड करनी चाहिए और उसके बाद प्रेग्नेंट होने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि पहले साल 2 साल पेशेंट के काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते हैं और इसके दौरान पेशेंट की जो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन, रिजेक्शन को सप्रेस करने वाली मेडिकेशंस हैं वो सेट हो चुकी होती हैं और जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है वो अपने एक स्टेबल फंक्शन पर आ गया होता है। इसी के साथ साथ जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की पहले सारे मसले थे पेशेंट के वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुके होते हैं। तो ट्रांसप्लांट के तकरीबन 12 से 24 महीने के बाद का जो पीरियड होता है वो बड़ा एक हेल्दी स्टेबल किस्म का पीरियड होता है और इसके दौरान ही ज़्यादातर नेफ्रोलॉजिस्ट रेकमेंड करते हैं कि पेशेंट को प्रेगनेंसी की तरफ जाना चाहिए। अगर किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाए तो उसकी जो एंटी रिजेक्शन मेडिकेशन होती हैं उसमें कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं। वो नेफ्रोलॉजी ट्रांसप्लांट टीम के सुपरविजन में ही होती हैं और उनको डिस्कस करना इस वीडियो के लेवल पर मुनासिब नहीं है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये होता है कि वो फीमेल्स जिन्होंने अपनी किडनी डोनेट की है क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं और उनकी प्रेगनेंसी के दौरान कुछ इश्यूज एंटिसिपेटेड होते हैं। नॉर्मली किडनी डोनर्स को प्रेग्नेंट होने में ना कोई इशू होता है और ना ही प्रेगनेंसी के दौरान उनके बहुत ज़्यादा कोई मसाइल होते हैं, पर क्योंकि इन पेशेंट की सिर्फ एक ही किडनी होती है और प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में स्ट्रेसेस और वॉल्यूम बढ़ जाता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि ये पेशेंट में भी हाई ब्लड प्रेशर की तरफ चला जाए या प्रीक्लैम्पसिया की तरफ चले जाए। तो इनको एज ए जनरल हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसीडर किया जाता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में कोई खास किस्म का मसला नहीं देखा जाता और ये बड़े नॉर्मल तरीके से अपनी प्रेगनेंसी और डिलीवरी मुकम्मल करती हैं। इस वीडियो में मैंने बड़ा ही मुख्तसर कुछ ऐसे टॉपिक्स को समाने की कोशिश की है कि जिनके हर एक सब्जेक्ट पर एक अलग वीडियो बन सकती है और फ्यूचर में हम वो वीडियोस करेंगे भी। लेकिन अभी के लिए प्रेग्नेंट फीमेल्स में क्योंकि ये सारे इश्यूज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नहीं देखे जाते, इसलिए मैं इसको सिर्फ एक वीडियो तक मुख्तस करूँगा और फ्यूचर में इस पर हम और काम करेंगे। ये था मेरा मेडिकल नॉलेज और लिमिटेड एक्सपीरियंस क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की प्रेग्नेंट पेशेंट्स के साथ। पर आपका इस सिलसिले में क्या एक्सपीरियंस है? क्या आपकी फैमिली में, आपके गिरदोनवा में कोई ऐसा पेशेंट था जिसको पहले किडनी डिजीज़ थी या प्रेगनेंसी के दौरान किडनी डिजीज़ डायग्नोज हुई और किसी को समझ नहीं आई और पेशेंट को जल्द अज जल्द डायलिसिस की तरफ जाना पड़ा और मोस्ट लाइकली इस केस में कुछ और भी नुकसान उठाने पड़े? अगर आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, आपके गिरदोनवा में कोई ऐसा केस है, हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। जब पेशेंट्स कमेंट सेक्शन में दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस और ओपिनियंस को देखते हैं तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमें लर्न करने में हेल्प होती है बल्कि दूसरे पेशेंट्स को भी हेल्प होती है। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।